नमस्कार साथियों, हिंदी नेट शाला में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। अपने इस चैनल पर हम हिंदी की टीजीटी, पीजीटी, नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा की तैयारी करते हैं। भारतवर्ष के समस्त राज्यों से आयोजित होने वाली इन परीक्षाओं के लिए ये बेस्ट प्रैक्टिस बुक है जो हम सॉल्व कर रहे हैं। तो इसी के अंतर्गत द्विवेदी युग से जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं, अलग अलग लेखकों से, रचनाओं से, उनकी काव्य पंक्तियों से, उन सब का संकलन हम आज की कक्षा में देखेंगे। तो आज की कक्षा का और इस पुस्तक में आधुनिक काल के अंतर्गत 91 नंबर के प्रश्न से हम अपनी कक्षा का प्रारंभ करेंगे। GSSB में ये पूछे हुए प्रश्न हैं, भारत भारती के रचयिता कौन है? तो मैथिली शरण गुप्त हैं, 1912 में लिखी गई थी। खड़ी बोली में ये लिखी गई थी। 3 खंडों में इसको बांटा गया है, अतीत खंड, वर्तमान खंड और भविष्यत खंड। तो मैं आपको ये जानकारी देना चाहूंगी कि भारत भारती शीघ्र ही हम हिंदी बुकशाला पर पढ़ने वाले हैं। कौन सी एक रचना ब्रज भाषा में है? ठेठ हिंदी का ठाठ, अधखिला फूल, चौखे चौपदे और रस कलश। तो ये अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की रचनाएं हैं। इनमें से जो रस कलश है ये एक रीति ग्रंथ है। ये मैंने आपको कल की कक्षा में भी बताया था कि यह एक रीति ग्रंथ है जिसमें काव्य अलंकारों, उदाहरणों, काव्य छंदों, इनके विषय में बातें करी, काव्य पर चर्चा की गई है। तो रस कलश 1931 में इन्होंने लिखा। जब 1931 में हरिओद रस कलश लिख रहे थे तभी मैथिली शरण गुप्त क्या लिख रहे थे? साकेत लिख रहे थे। ठीक है, तो रस कलश ब्रज भाषा में रचित एक रीति ग्रंथ है। ठेठ हिंदी का ठाठ इन्होंने 1899 में लिखा। अधखिला फूल 1907 में लिखा। इनके चुभते चौपदे और बोलचाल कृतियों को मुहावरेदार भाषा में लिखा गया। हरिओद जी की प्रमुख काव्य कृतियां हैं प्रिय प्रवास, पारिजात, वैदेही वनवास, कृष्ण शतक, रसिक रहस्य, पद्म प्रसून, कल्पलता, ग्राम गीत, मर्म स्पर्श आदि। प्रिय प्रवास पर हरिओद जी को मंगला प्रसाद पारितोषक पुरस्कार प्रदान किया गया। प्रिय प्रवास को खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कहा जाता है। हरिओद कृत ठेठ हिंदी का ठाठ 1899 ईस्वी उपन्यास को मुहावरों की पाठ्य पुस्तक कहा जाता है। इतने सारे मुहावरे इन्होंने इसमें प्रयुक्त किए। तो कई अन्य सारे प्रश्नों के उत्तर भी आपको इसकी व्याख्या से मिल सकते हैं। निम्न में से मैथिली शरण गुप्त का कृष्ण काव्य कौन सा है? द्वापर, सिद्धराज, नहुस और चंद्रहास। तो मैथिली शरण गुप्त का है द्वापर, जो इन्होंने कब लिखा? 1936 में, यानी 31 में साकेत को लिखा और द्वापर को कब लिखा? 36 में। द्वापर में 16 खंड हैं। अंतिम खंड सुदामा बाद में जोड़ा गया। मैथिली शरण गुप्त को आधुनिक युग का तुलसी स्वीकार किया जाता है। मैथिली शरण गुप्त की प्रमुख कृतियां हैं, इनके विषय में कल की कक्षा में देख लेंगे। साकेत पर कल की कक्षा में देख लेंगे, नहीं पूर्व की कक्षा में देख चुके हैं तो इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं। साकेत पर मैथिली शरण गुप्त को मंगला प्रसाद पारितोषक प्रदान किया गया। दिवस का अवसान समीप था, गगन था कुछ लोहित हो चला। यह प्रकृति चित्रण किस महाकाव्य से है? तो ये प्रिय प्रवास से है। प्रिय प्रवास के विषय में कल भी पढ़ चुके हैं, पुनः देख लेते हैं। व्रजंगना बेलाप इसका नाम था। संस्कृत के वर्ण वृत्तों पर आधारित है। कवि सम्राट की उपाधि मिली और ये शायद प्रिय प्रवास के पहला ही दोहा है, पहला ही पद है या काफी फेमस है। ये प्रिय प्रवास अभी मेरे पास है नहीं तो मैं आपको चेक करके नहीं बता सकती हूँ, लेकिन ये शायद इसका पहला है। शायद आप लोगों के पास हो तो आप चेक करके बताइएगा। अब उर्वशी किसकी है? उर्वशी 1961 में दिनकर ने लिखी है। साकेत 31 में गुप्त जी ने लिखाई है। कामायनी 35 में लिखी है। कामायनी कब लिखी है? 35 में लिखी है जयशंकर प्रसाद ने। तो कामायनी भी हम पढ़ चुके हैं, साकेत भी हम पढ़ चुके हैं। दिवस का अवसान समीप था किस रचना से है? तो ये प्रिय प्रवास से है। और ये
पारिजात महाकाव्य किसके द्वारा लिखा गया? तो हरिओत के द्वारा यह लिखा गया। और ये सभी प्रश्न जो हैं आपके DSSB में पूछे गए हैं। कुणाल गीत के रचयिता कौन हैं? मैथिली शरण गुप्त। कुणाल गीत मैथिली शरण गुप्त का खंड काव्य है। इनके अन्य खंड काव्य है जयद्रथ व्रत, भारत भारती, पंचवटी, द्वापर, नहुष, जय भारत, शकुंतला, विष्णुप्रिया आदि। मैथिली शरण गुप्त के किस ग्रंथ में लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला का सुंदर चित्रण है? साकेत में। तो ये सब आपके DSSB में द्विवेदी युग से पूछे हुए प्रश्न हैं। मैथिली शरण गुप्त के साहित्यिक गुरु कौन थे? तो मैथिली शरण गुप्त के साहित्यिक गुरु महावीर प्रसाद द्विवेदी जी थे। गुप्त जी को साकेत रचना की मूल प्रेरणा 1908 में सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के लेख कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता से मिली। और उसमें ये लिखते भी हैं कि यदि महावीर का यदि मिलता नहीं प्रसाद ना तो कैसे मतलब कार्य होता, इस तरीके से है। निम्नलिखित में से मैथिली शरण गुप्त की रचनाओं का सही कालक्रम हरियाणा TGT में भी पूछा हुआ है, लेकिन ये इस तरीके के प्रश्न नेट में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। रंग में भंग 1909, भारत भारती 1912, पंचवटी 25 और साकेत 31 में इन्होंने रचा है। अन्य का भी दिया हुआ है, चाहे तो आप देख सकते हैं। और मैं इसलिए इस पर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करूँ क्योंकि वस्तुनिष्ठ इतिहास में ये सब मैं आपको करवा चुकी हूँ। आपने वो पुस्तक नहीं पढ़ी है तो लिंक उसका मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। शुक्ल की बुक में भी जहाँ आपको ये पार्ट मिलेगा उसका लिंक भी मैं आपको दे दूंगी और सरल इतिहास का लिंक भी मैं आपको दे दूंगी। तो द्विवेदी युग को आप सरल इतिहास से पढ़ेंगे, फिर शुक्ल की बुक से पढ़ेंगे, वस्तुनिष्ठ इतिहास से पढ़ेंगे। उसके बाद जब आप ये प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो आपका एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा और पेपर भी इसके बाहर आपका नहीं जाने वाला। सॉरी। द्विवेदी युग के किस कवि ने अपना काव्य ब्रज भाषा में लिखा है? जगन्नाथ दास रत्नाकर द्विवेदी युग के ऐसे कवि थे जिन्होंने अपना पूरा काव्य ब्रज भाषा में लिखा है। संपादित ग्रंथ देख लेते हैं। विहारी रत्नाकर काफी फेमस है, हिंदी नेटशाला पर उपलब्ध है। हिततरंगिणी और सूरसागर। क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम हो गई? ठीक है, किचन में इतने बड़े यहाँ रखो। लाली सो गई? हाँ। पापा पास पीछे बैठा है। मम्मी से थोड़ी लेना शॉल, ये ज्यादा बन गई थी, इतनी सी ज्यादा बन गई थी, ये फिर आ गई। हाँ, आप लोग बोलो नहीं भाई, मैं अपना वीडियो बना रही हूँ। लेके जाओ आप उसको, छोटी बहन को शॉल से उड़ा देना। इसमें होगी एक शॉल होगी। तो इनकी प्रमुख कृतियां हैं उद्धव शतक, गंगावतरण, ये नहीं है। आप लोग जाओ उससे कुछ बेडशीट लेके उड़ा दो, पीछे से बेडशीट ले जाओ उसमें से। हाँ, ये उड़ा दो, गिर नहीं जाए उसको सही से कर देना, ठीक है। अब मैं वीडियो बीच में छोड़ नहीं सकती, 7-8 मिनट का हो गया। और शोर नहीं करो बेटा। उद्धव शतक, गंगावतरण, वीराष्टक, श्रृंगार लहरी, कलकाशी, गंगा लहरी, विष्णु लहरी, हिंडोला और समालोचनादर्श सभी ब्रज भाषा में है। अब जो सर्वाधिक परीक्षा में पूछा जाता है वो नोट डाउन करेंगे आप। उद्धव शतक, गंगावतरण, गंगा लहरी, समालोचनादर्श, बिहारी रत्नाकर, ये सर्वाधिक पूछे जाते हैं। बिहारी रत्नाकर तो नाम से ही आप समझ जाएंगे। हल्दी घाटी नामक प्रबंध काव्य के रचयिता कवि का नाम क्या है? तो हल्दी घाटी प्रबंध काव्य के रचयिता श्याम नारायण पांडे हैं। इनकी रचना है हल्दी घाटी, जोहर, तुमुल, रूपांतरण, आरती, जय पराजय, गोराबध, जय हनुमान एवं शिवाजी। हल्दी घाटी में वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के जीवन और जौहर में चित्तौड़ की रानी पद्मिनी का आख्यान है। साकेत की रचना का मुख्य उद्देश्य क्या था? उर्मिला को महत्व देना। तो ये सभी DSSB में पूछे हुए प्रश्न है। चिरगांव झांसी किस कवि का जन्म स्थान है? तो मैथिली शरण गुप्त का है। 3 अगस्त 1886 को हुआ था। रामकुमार वर्मा का जन्म मध्य प्रदेश के सागर जिले में 1905 में हुआ था। त्रिपाठी जी का जन्म सुल्तानपुर के कोयरीपुर में हुआ था।
बालकृष्ण शर्मा नवीन का जन्म मध्य प्रदेश के शुजालपुर जिला शाजापुर के समीप भयाना गांव में हुआ था। हम कौन थे, क्या हो गए, क्या होंगे, अभी आओ विचारें आज मिलकर ये समस्याएं सभी। तो ये किसकी रचना है? तो ये मैथिली शरण गुप्त की रचना है। भारत भारती 1912 से ये रचना पंक्तियां ली हुई हैं। मैंने आपसे पहले भी कहा कि कुछ जो पुस्तकें हैं वो ऐसी हैं कि वो आपके सिलेबस में नहीं है तो भी पढ़ना चाहिए। जैसे जब उपन्यासों की बात करें तो मैला आंचल है, बहुत सारे ऐसे फेमस, आपका बंटी है, महाभोज है, झूठा सच है, ये कुछ ऐसे उपन्यास हैं जो आपके सिलेबस में हो या ना हो, इनकी कथा वस्तु कहानी आपको मालूम होनी चाहिए। वैसे ही भारत भारती एक इम्पॉर्टेंट बुक है, तो इसके विषय में आपको जरूर जानकारी रखनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि भारत भारती हमारे सिलेबस में लगी हुई हो, इम्पॉर्टेंट है हिंदी विषय के और आप इसके टीचर बनने जा रहे हो तो मुख्य मुख्य किताबों के विषय में आपको जानकारी होनी ही चाहिए। और इसी उद्देश्य से मैंने हिंदी बुकशाला चैनल बनाया है। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग हिंदी बुकशाला चैनल पर भी हमसे जुड़े हुए हैं और किताबों का आनंद ले रहे होंगे। महावीर प्रसाद द्विवेदी के संबंध में सही विकल्प कौन सा है? ऑप्शन डी, खड़ी बोली का परिष्कार किया। 1864 से 1938 तक इनका जीवन काल है। जन्म रायबरेली के दौलतपुर ग्राम में हुआ। गद्य और पद्य दोनों के लिए खड़ी बोली को प्राथमिकता देने की इन्होंने वकालत की। महावीर प्रसाद द्विवेदी के मौलिक और अनुदित ग्रंथों की संख्या लगभग 80 है। द्विवेदी जी के प्रमुख काव्य संग्रह काव्य मंजूषा और सुमन है। कान्य कुब्ज, अबला बिलाप आदि हैं। सरगव नर को ठिकाना नहीं द्विवेदी जी की प्रसिद्ध कृति है। समालोचनादर्श के शीर्षक से एसे ऑन क्रिटिसिज्म का अनुवाद किसने किया? तो अभी हम पढ़ रहे थे जगन्नाथ दास रत्नाकर ने। समालोचनादर्श जो ग्रंथ है वो मूलतः क्या है? एसे ऑन क्रिटिसिज्म का अनुवाद है। श्रीधर पाठक द्वारा रचित नहीं है। वैदेही वनवास, बाल विधवा, जॉर्ज वंदना, भारतथान, ये तो हैं। अब ये आपके एनवीएस पीजीटी के प्रश्न यहाँ पर चल रहे हैं, तो ये श्रीधर पाठक द्वारा रचित नहीं है। हम सभी जानते हैं कि वैदेही वनवास 1941 में हरिओध जी ने लिखा है। तो एनवीएस और GSSB के आपके पेपर अभी हाल ही में होने वाले हैं, थोड़ा और ध्यान से देखें आप लोग। इनको सुमेलित करना है तो सुमेलित रूप में ही हम देखेंगे। वीर पंचरत्न लाला भगवान दीन की है। उल्हाना पंचक अमीर अली मीर की है। मातृ वंदना गिरिधर शर्मा नवरत्न की है। कानन कुसुम मुकुटधर पांडे की है। हरिओध के प्रिय प्रवास महाकाव्य में सर्गों की संख्या कितनी है? बहुत बार पूछा हुआ है, 17। साकेत के पूछे जाते हैं, साकेत के 12 हैं, कामायनी के 15 हैं और प्रिय प्रवास के कितने हैं? 17। सर्वाधिक प्रिय प्रवास में है जो प्रसिद्ध है उनमें से। प्रेम शतक के रचनाकार वियोगी हरि। प्रेम शतक के रचनाकार वियोगी हरि हैं। इनकी प्रमुख कृतियां वीर सत्सई 1927, चरखा स्रोत आदि हैं, जबकि जगन्नाथ दास रत्नाकर की कृतियां गंगावतार, ये तो हम पढ़ चुके हैं, बार बार नहीं पढ़ेंगे। अंबिका दत्त व्यास की देख लेते हैं, पावस 50 86, सुकवि सत्सई 87, हो होरी 91 आदि हैं। देखिए मैं आपको इनके जो लिंक है ना वो मैं इसलिए दे रही हूँ, वस्तुनिष्ठ इतिहास से जब आप इसे करेंगे तो क्रमबद्ध रूप से एक बार में याद कर लीजिए। भारतेंदु के ये रचनाएं, इनका प्रकाशन वर्ष ये, द्विवेदी की प्रमुख रचनाएं आपने याद कर ली, हरिओध की प्रमुख कर ली। तो जब वहां से आप कर लें उसके बाद इन प्रैक्टिस सेट्स को लगाएंगे तो आपको मतलब माइंड में ये स्थिति ये होगी कि आप इससे कभी नहीं भूल पाएंगे। ठीक है, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करें, मैं लिंक दे दूंगी। और यदि मैं लिंक देना भूल भी जाती हूँ, क्योंकि इतना समय मेरे पे नहीं होता कि एडिटिंग वगैरह करूँ, लिंक विंक तो कई बार मैं कह देती हूँ और भूल जाती हूँ, तो भी आप लोगों के लिए प्लेलिस्ट में जरूर क्रमबद्ध से सेट करती हूँ, यानी एकदम क्रम से। ये प्रैक्टिस सेट्स की अलग प्लेलिस्ट है। नेट के पुराने पेपर, पीजीटी, टीजीटी, आरपीएससी सबके पुराने पेपर अलग हैं। और वस्तुनिष्ठ इतिहास पूरा करवाया है, शुक्ल की बुक पूरी है, सरल इतिहास पूरा है। आपको केवल प्लेलिस्ट ही चेक करनी है, ज्यादा कुछ नहीं करना। नूरजहां प्रबंध काव्य के रचयिता कौन है? गुरु भक्त सिंह।
अब देखिए, ये बहुत ज़्यादा पढ़ने सुनने में आता नहीं है कि गुरु भक्त सिंह ने जो है नूरजहां प्रबंध काव्य लिखा, लेकिन प्रत्येक पेपर में 1 से 2-4 प्रश्न ऐसे होते हैं जो बिल्कुल नए होते हैं। नए अर्थात जो पहले नहीं पूछे किसी भी पेपर में और जिनका कोई महत्व नहीं रहता। अब कुतुबन को आप पूछ नहीं रहे हो, सियाराम शरण गुप्त की पूछ नहीं रहे हो, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओत जैसे महत्वपूर्ण लेखकों को छोड़कर गुरु भक्त सिंह जैसे कम चर्चित लेखक को पूछ रहे हो, तो ऐसी रचना याद नहीं होती हैं। और अगर ऐसी एकाध रचना का उत्तर आपको पेपर में नहीं आए तो आपको परेशान नहीं होना है बिल्कुल भी। आप चाहे आरपीएससी से हो, चाहे यूपी से हो, चाहे भारतवर्ष के किसी, परेशान नहीं हो रहा है, इनको छोड़ दो, नहीं आ रहा कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये वो प्रश्न है जो बहुतों को नहीं आएंगे। ठीक है, कुतुबन का मृगावती आपको आना चाहिए। सियाराम शरण गुप्त की बापू नामक कविता काफी फेमस है, आपको आनी ही चाहिए। और हरिओत की आपको याद होनी ही चाहिए। फिर भी अब आ गया तो देख लीजिए, गुरु भक्त नूरजहां। रत्नाकर शब्द किस कवि के साथ जुड़ा हुआ है? जगन्नाथ दास के साथ। रचना काल के अनुसार श्रीधर पाठक की निम्नलिखित रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है? तो ये नेट परीक्षा के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो देख लेते हैं। श्रीधर पाठक की रचनाओं का सही रचना क्रम के अनुसार अनुक्रम है: मनोविनोद 82, हिमालय 85, एकांतवासी योगी 86, जगह सच्चाई सार 87, उजड़ ग्राम 89, गुणवंत हेमंत 1900, श्रांत पथक 1902, ऋतु संगार कश्मीर सुषमा 1904, वनाष्टक 1911, देहरादून 15, स्वर्गीय वीणा धन विजय और सांध्या अटन भारत गीत आदि। शांत पथिक की रचना रोला छंद में है और एकांतवासी योगी की रचना लावनी या ख्याल शैली में इन्होंने की है। श्रीधर पाठक काफी इंपॉर्टेंट है द्विवेदी युग में और स्वच्छंदवादी विचारधारा के ये कवि हैं, तो इनको थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा। गोल्ड स्मिथ की कृति ट्रैवलर का अनुवाद किसने किया? तो हम ये पढ़ चुके हैं। ट्रैवलर का हिंदी अनुवाद शांत पथिक नाम से श्रीधर पाठक ने किया है और हरमिट का एकांतवासी योगी के नाम से किया है। एक तो है शांत पथिक और एक है एकांतवासी योगी, तथा डेजर्टेड विलेज का उजड़ ग्राम नाम से अनुवाद श्रीधर पाठक ने किया था। यह खड़ी बोली के प्रथम स्वच्छंदतावादी कवि कहे जाते हैं, तो काफी इंपॉर्टेंट इस हिसाब से ये हो जाते हैं। त्रिशूल उपनाम किसका है? गया प्रसाद शुक्ल सनेही का उपनाम है त्रिशूल। गया प्रसाद शुक्ल सनेही श्रृंगारिक कविताएं सनेही उपनाम से लिखते थे तथा राष्ट्रीय भावनाओं की कविताओं के लिए त्रिशूल उपनाम से लिखते थे। खड़ी बोली में कवित्व और सवैया छंदों का प्रयोग करने में प्रवीण थे। इनके द्वारा रचित ग्रंथ हैं कृषक क्रंदन, प्रेम पचीसी, राष्ट्रीय वीणा, त्रिशूल तरंग, करुणा कादम्बनी। ब्रज कोकिल के नाम से कौन फेमस है? सत्यनारायण कविरत्न। ये केवीएस के प्रश्न चल रहे हैं आपके। इनकी समस्त रचनाओं का संकलन बनारसी दास चतुर्वेदी ने हृदय तरंग शीर्षक से प्रकाशित कराया। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं भ्रमरदूत, प्रेम कली, देश की मातृभूमि की वंदना, प्रशंसा और वेदना में उन्होंने 2 दर्जन से अधिक कविताएं लिखी हैं। हौरेशज, उत्तर रामचरित मालती माधव का अनुवाद भी इन्होंने किया है। उत्तर रामचरित मालती माधव ये किसके नाटक हैं, किसकी रचना है? ये भवभूति की हैं। उद्धव शतक में कितने छंद हैं? तो उद्धव शतक में 116 छंद हैं। रत्नाकर उर्दू में जकी उपनाम से कविता करते थे। अंग्रेजी विद्वान पॉप के ऐसे ऑन क्रिटिसिज्म का रोला छंद में समालोचना दर शीर्षक से अनुवाद किया। ये सब हम पढ़ चुके हैं। शुक्ल के अनुसार स्वच्छंदतावाद के प्रवर्तक कौन है? श्रीधर पाठक। उद्धव शतक के रचनाकार कौन है? जगन्नाथ दास रत्नाकर। जगन्नाथ दास रत्नाकर की कौन सी रचना नहीं है? भ्रमरदूत नहीं है। भ्रमरदूत जगन्नाथ दास की नहीं है, इनका उद्धव शतक है। भ्रमरदूत है नंददास की। अच्छा, भ्रमरदूत तथा प्रेमकली द्विवेदी युगीन ब्रजभाषा के कवि सत्यनारायण कविरत्न की हैं आधुनिक काल में। ठीक है, अब वैसे भ्रमरदूत जो है नंददास की और भ्रमरदूत सूरदास की है और मैं आपको गलत पढ़ के सुना रही हूँ। भ्रमरदूत सत्यनारायण कविरत्न की है, भंवर गीत नंददास की है और भ्रमर गीत सूरदास की। यहाँ भ्रमर दूत पूछा तो भ्रमर दूत है सत्यनारायण कविरत्न की। हल्दी घाटी वीरस प्रधान प्रबंध काव्य है श्याम नारायण
पांडे का। तो इसी के साथ कक्षा को समाप्त करते हैं। अन्य वीडियो के साथ मिलती हूँ आपसे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।